हाँ जी भाई। कल हम लोगों ने जो है पादपों में जनन पढ़ लिया था। और आज अपना टॉपिक रहेगा गति एवं समय। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज पे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार। और एनसीईआरटी के तहत हम लोग जो है पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको करवाने वाले हैं, जिसमें विज्ञान विषय जो है वो पूरा का पूरा 6 से लेके 12 तक आपके बीच में किताबों के माध्यम से किसके एनसीईआरटी की किताबों के माध्यम से रहने वाला है। दूसरी बात, ये जो टॉपिक आ जाता है फिजिक्स से संबंधित टॉपिक आ जाता है। टॉपिक का नाम है गति एवं समय। गति को बोलते हैं मोशन और समय को बोलते हैं टाइम, यानी कि हम लोग मोशन और टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखते हैं और बेसिक्स से इसकी जानकारी लेते हैं। इन किताबों को पढ़ाने का पीछे का मेरा महत्व यही रहता है कि आपको जो बेसिक्स है वो कंप्लीट किए जाएं और जल्दी से जल्दी आपको विज्ञान में भी एक मजबूत कड़ी विज्ञान की जो है हम लोग बने, और विज्ञान के किसी भी एग्जाम में आप लोग जो है वो पीछे न रहें। इसके लिए इस कक्षा को पूरे देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल अथवा आवर्ती वर्तुलाकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियां याद है? आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार की गतियां। और तीनों प्रकार की गतियां क्या आपको याद है, ये बोल रहा है। यह और कौन कौन से झूले की गति, सूर्य के चारों ओर की गति, बहुत प्रकार की वर्तुल गति, हम लोगों ने बहुत सारी गतियां पढ़ी थी, ठीक है ना। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। यानी कुछ वस्तुएं होती है जिनकी गति धीरे होती है और किसी की क्या होती है, तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र गति, हम जानते हैं कि वाहन अथवा अन्य वा, कुछ वाहन अथवा कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद व तीव्र में बांटिए। आपने ये कैसे निश्चय किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। चलिए, अब एक पहला क्रियाकलाप आता है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक चित्र दिया हुआ है 9.1, और 9.1 चित्र कहाँ दिया हुआ है, ये रहा। और इस चित्र में आपको क्या देखना है, इस चित्र को देखना है और इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब 9.2 को देखिए। 9.2 में क्या बता रहा है, 9.2 में क्या बता रहा है, 9.2 में भी सेम चीज़ें बता रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तीव्र गति, क्योंकि आपस में जो थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे ज़्यादा, तो ये कह रहा है इनमें उन इसमें उन्हीं वाहनों को कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डा जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पेडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? हम प्राय यह कहते हैं कि तीव्र गति चलने वाले वाहनों की
चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि चाल किसकी चाल है, कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। अब देखो चाल क्या होती है, चाल पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित होंगे। सही बात है, अपने परिवेश में बोलते भी है चाल के बारे में कि चाल तू धीरे चल, या फिर इस प्रकार से। ऊपर दिए हुए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। ये बोल रहा है भाई, ऊपर आप जो बात कह रहे हैं उसमें आपको पता चल रहा होगा कि उदाहरण में, जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण दिया कि 100 मीटर दौड़ अगर कोई कर रहा है, अब जैसे 100 मीटर दौड़ में जो सबसे कम समय में पूछेगा क्या उसकी चाल अधिक होगी? और सही बात है, जो सबसे कम समय में पूछेगा उसकी चाल अधिक होगी, जो सबसे बाद में पूछेगा उसकी चाल क्या होगी, जो है वो सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप जो है, आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि चाल समय पे भी निर्भर करती है। यानी जो सबसे कम समय में अगर व्यक्ति गया तो चाल भी समय पर भी निर्भर कर रही है। तो दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति का कर रहा है, हमें ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इसके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यदि इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। देखो, जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। भाई आप और हम, या जैसे मैं यहाँ से जयपुर जाऊँ, अब जैसे मुझे जयपुर जाना है, तो जयपुर जाने में जैसे मेरे से यहाँ से जयपुर 150 किलोमीटर दूर है। अब 150 किलोमीटर अगर मेरे से यहाँ से जयपुर दूर है और दो बसें साथ में निकलती है, लेकिन मैं एक बस में बैठ जाता हूँ, ठीक है। अब दोनों ही बसें उसी समय निकलती है, लेकिन एक बस थोड़ी सी तीव्र चलती है जिसमें मैं बैठा हूँ, तो मैं पहले ही वहां पे जाके दूसरी बस का इंतजार करने लग जाता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि मैं यहाँ पे 3 घंटे में पहुंचा हूँ, लेकिन वो 3 घंटे 30 मिनट में पहुंची है। अर्थात क्या है कि वो अपेक्षाकृत 30 घंटे 30 मिनट जो है वो पीछे चल रही है। तो ये है। अब देखो चाल की परिभाषा याद रखना कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में दी गई तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है, 50 किलोमीटर चल रही है। ठीक है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल यानी समान चाल से चलती है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर की स्पीड से हम लोग चला रहे हैं, लेकिन आपको पता है कहीं गड्ढा आ गया तो आप धीरे भी करते हो, कई बार कई कई ज्यादा भी करते हो। तो ये रहता है। ठीक है। वास्तव में जब धीमी चाल में से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है, ठीक है, भाई पहले धीमी चाल फिर बाद में अपनी चाल बढ़ाती है। जब हम ये कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। भाई हम लोग अगर 50 किलोमीटर अगर 1 घंटे में उसने तय किया, तो हम लोग यही बोलते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चल रही थी या नहीं चल रही थी। भाई कभी 30 की स्पीड भी आई होगी, कभी 60 की भी की होगी उसने, कभी 80 की भी की होगी और कभी वापस 20 की भी की होगी। तो ये हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग ये करते हैं भाई, ये जो कार है, अगर ये कार आपके 50 किलोमीटर चली गई 1 घंटे में, तो हम लोग यही कहते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल के आई है। ठीक है। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। यानी हम लोग कार की औसत चाल मांगते हैं, और औसत निकालना क्या होता है, जितनी भी जो चीजें होती हैं उनको जोड़ के उसमें भाग, उसका भाग लगाना होता है। तो औसत चाल मतलब क्या होता है कि एक एवरेज एवरेज उसका हो रहा है कि लगभग वो कभी 20 पे गई है तो कभी 60 पे गई है, तो उसने क्या है अपना जो एवरेज है वो मेंटेन करके रखा है। ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हाँ, रिंगस से खाटू श्याम जी कोई अगर गया है तो वहां पे उसकी तेज स्पीड थी, और खाटू श्याम जी से आपके
जयपुर अगर कोई गया तो उसकी धीमी स्पीड थी, लेकिन ये पूरे टोटल समय में अगर कोई कार 50, जो आपके टोटल किलोमीटर जैसे 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर में अगर 1 घंटा लगा रही है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ 1 घंटे में ये आई है। अब वो कहीं पे बीच में स्पीड में गई हो, कहीं पे धीरे गई हो, वो अपनी अपनी जो है वो इसकी औसत चाल हम लोग निकालते हैं। हम लोग ये नहीं निकालते कि 10 किलोमीटर तो 60 की स्पीड में गए थे, फिर उसके आगे जो है 80 की स्पीड में गए थे, ये नहीं करते हैं। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। यानी कि ये बोल रहा है कि औसत चाल के लिए भी हम किसका उपयोग करेंगे, चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी के को लिए कुछ समय में विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चाल निकालना है तो तय की गई दूरी में भाग लगाना पड़ेगा लिया गया कुल समय। ठीक है। आपने दैनिक जीवन में अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। भाई देखो, बात ये होती है जैसे एक कार को मैं यहाँ से दिल्ली भेजूं, अगर या फिर मैं बोलूँ भी जयपुर से एक कार जाएगी दिल्ली, और कार अगर जयपुर से दिल्ली जा रही है, तो मैं अगले ड्राइवर को बोलूं कि मुझे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा फिक्स 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से कार स्टार्ट किया तो एक ट्रैफिक आ गया। चलो ट्रैफिक की कोई बात नहीं है, टोल प्लाजा आ गया, उसकी भी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही कार एक दिशा में चल रही है, यहाँ पे कोई गड्ढा आ गया, तो क्या गड्ढे में उसी स्पीड में मैं कार निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता ना। तो मुझे कार को थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। या फिर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, तो स्पीड ब्रेकर से उस स्पीड में निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। यानी कि कोई भी एक रेखा के अनुदिश कोई गति करने वाली वस्तु है, अगर उसकी चाल परिवर्तित होती है तो उसे असमान चाल कहा जाता है। ठीक है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश अनुदिश कोई वस्तु अगर एक नियत चाल से गति करती है, भाई यहाँ से अगर किसी को दिल्ली जाना है जयपुर से, तो जयपुर से अगर किसी वस्तु को दिल्ली जाना है या फिर किसी कार को अगर दिल्ली जाना है, अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। वो एक नियत दिशा से एक सरल रेखा में जो है वो गति कर रही है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। समझ रहे हो? यानी कि अगर एक वस्तु अगर फिक्स एक ही दिशा में एक ही टाइम में अगर वो जैसे 1 घंटा उसको यहाँ से 10 किलोमीटर जाने में अगर उसको 10 मिनट लगे, तो अगले 10 किलोमीटर जाने में भी उसको 10 मिनट लगेंगे, उसके अगले 10 किलोमीटर जाने में उसको 10 किलोमीटर लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो औसत चाल है वो वास्तव में वास्तविक चाल ही है। यानी अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज चाल बता रहा है, तो एवरेज चाल नहीं है ये, इसकी वास्तविक चाल भी यही है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी नियत दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम कैसे मापते हैं आइए पता लगाते हैं। समय मापना सिखा रहा है ये। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये सूत्र याद रखना, चाल बराबर तय की गई दूरी, यानी तय की गई कुल दूरी और लिए गए कुल समय। ठीक है। अब समय के बारे में बता रहा है। समय क्या होता है? समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि निश्चित, आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो रहा है? क्या आप कभी आपको ये जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन में समय का अनुमान लगा देते? और बचपन की यादें हैं ये, बचपन में अपन ने बहुत किया होगा हम लोगों ने। हम जब एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? समय की माप से हमारा तात्पर्य है काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी का उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने ये पाया है कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है, एक सूर्योदय से
अगले सूर्योदय के बीच में समय को एक दिन कहा गया है। यानी कि एक सूर्य उदय हुआ, उससे लेके अगर उस दिन दूसरा जो सूर्य उदय हुआ, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक दिन बोलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच की माप समय की माप माह के रूप में की गई है। यानी एक जो आपके अमावस्या है, उससे दूसरी जो अमावस्या आएगी, यानी कि 15 दिन बाद में पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा के ठीक बाद क्या आती है? अमावस्या आती है। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि 15 दिन में अगर अमावस्या आई है 15 तारीख को, तो 30 तारीख को क्या आएगी? पूर्णिमा। और वापिस 15 तारीख को क्या आएगी? आपके अमावस्या। तो ये जो काल है, इसको हम लोग एक माह कहेंगे। क्या कहेंगे? एक माह कहेंगे। ठीक है। एक माह। आगे क्या बोल रहा है? एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। प्राय हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती है? घड़ियों की कार्य विधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक चित्त परिचित उदाहरण है, सरल लोलक है। क्या है इसका एक उदाहरण? अगर हम लोग देखें तो सरल लोलक है, जो कि एक बार इस तरफ जाएगा, एक बार इस तरफ जाएगा। लोलक कैसा होता है? लोलक इस प्रकार का कुछ होता है, जो एक बार इस तरफ गति करेगा, दूसरी बार इस तरफ गति करेगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के एक छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्ट्रैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। धातु के गोले को क्या कहते हैं? लोलक का गोलक कहते हैं। अब चित्र दिखाया गया है 9.4। 9.4 चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। आगे एक मिनट, ये देखो। तो इस प्रकार से, जैसे ये एक स्थिति है और ये इसकी दूसरी स्थिति है, एक बार ये इधर गया, एक बार ये इधर गया। ये अगर विराम अवस्था में है तो ये स्थिति इसकी अलग है। लेकिन जैसे ही इसने गति करना प्रारंभ किया, तो एक बार इधर गति कर रहा है, एक बार इधर गति कर रहा है ना? लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे धीरे एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं, तो इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। नो सरल लोलक की यह गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण है। यानी कि अगर एक लोलक एक बार इधर जा रहा है, एक बार उधर जा रहा है, तो उस गति को आवर्ती या दोलन गति कहेंगे। और एक बार उधर जाके अगर इधर आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? एक दोलन भी बोलेंगे। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक और ए से ए बी 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 एवं बी से वापस ओ पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। यानी कि अगर कोई लोलक है, जैसे ये कोई लोलक है, ये कहाँ गया? सबसे पहले ए पे गया, और ए पे जाने के बाद इसने इसने की बी तक दूरी, और बी तक दूरी करने के बाद वापस अपनी विराम अवस्था में जो जो कि अपने पास ओ दूरी है, यहाँ तक अगर ये आ गया है, तो इसे एक दोलन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक दोलन कहेंगे। ठीक है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से कहाँ चला जाए? वापस ए पर आ जाएं। सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, उस सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि एक दोलन करने तक जो उसको समय लग रहा है, उस समय को क्या कहते हैं हम लोग? उसका आवर्तकाल कहते हैं। आगे बात करते हैं। लगभग 1 मीटर लंबा धागा और
अथवा डोरी लेकर चित्र में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। लोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवारों पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लो आगे लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का उपयोग किया जा सकता है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हैं तो इसमें बंधी डोरी तनी हुई है। अब गोलक को विस्थापित स्थिति में मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय अब उस स्थिति में भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं। जब गोलक अपनी किसी दोलन पर एक चरम स्थिति पर पहुंचता है तो लोलक द्वारा 20 दोलन पूरे करने में लगा समय मापना है। तो ये एक प्रकार से मापने के लिए बोल रहा है कि किस प्रकार से आवर्तकाल को हम लोग माप सकते हैं। तो आगे ये बोल रहा है कि अपने 20 दोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोलक का आवर्तकाल ये प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर। तो इसने 20 दोलन के लिए लिया गया समय 42 सेकंड और आवर्तकाल इसका क्या हुआ 2.1, यानी कि इसने जो है भाग दे दिया उसका। ठीक है, आगे समय और चाल के मात्रक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को लगातार पढ़िए। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें ज़्यादातर उदाहरण आते हैं और उदाहरण की सहायता से हम लोग हर एक चीज़ को समझते हैं। और मैं हर एक चीज़ को पढ़ा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है ये। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक क्या होता है सेकेंड और इसका प्रतीक क्या होता है एस। समय के बड़े मात्रक क्या होते हैं मिनट और घंटा। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है। चूंकि चाल दूरी समय है अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय और चाल का मात्रक क्या होता है आपके मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना मीटर प्रति सेकंड यानी कि एम बटा एस। क्या बोलेंगे एम बटा एस। 1 मिनट चालू रखिएगा, 1 सेकंड सिर्फ। नहीं आ रही है, यहीं तो पटका दो, तूने तो रखा था यहीं देख लेना। आवाज नहीं जा रही होगी यार उधर। आवाज कैसे बंद की तूने। साथ से सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ रख दिया यार। कहाँ मिल गया क्या। है नहीं, बता रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। छोड़ चल जाए यार लोग बाग क्लास में रो।
माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सी आवाज़ बंद हो गई थी, वापस से स्टार्ट करते हैं। देखो, तो मैंने आपको चाल का मात्रक बताया था, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बताया था। इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति हावर में भी व्यक्त व्यक्त करते हैं। जहाँ मीटर आएगा वहाँ मिनट भी आएगा, और किलोमीटर आएगा वहाँ क्या आएगा, हावर आएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना, व्यक्त करना है। ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, न कि 8 सेंटीमीटर एस, है ना, सेंटीमीटर्स। तो हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं, तो एस यहाँ पे नहीं लगाते हम लोग। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक मात्रक को उसी चीज में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोगों को कोई चीज सेंटीमीटर में छोटी चीज है, तो उसमें मीटर में थोड़ी मापेंगे उसको, उसको सेंटीमीटर में मापेंगे। अगर कोई मान लो हम लोग अगर किसी एक साल को अगर हम लोग किलोमीटर में मापें, तो वो थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन दूरी को मापने के लिए वर्षों में थोड़ी माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है, जोर से 2001 पुकारने में समय लगा समय लगभग एक सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार, अथवा 10 सेकंड में 12 बार स्पंदन करती है। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, आगे देखो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं पढ़ाना चाहूंगा, हालांकि टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे आपका। देखो, इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत रहता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली 1564 से 1642 का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने देखा था कि छत की जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह देखकर जो है आश्चर्य हुआ। लैंप में एक दोलन पूरा करने के समय अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद की संख्या हर बार सामान्य होती। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने ये पाया कि दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समान समय लगाता है। इस प्रेक्षण में लोलक युक्त घड़ियों के विकास की एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां, कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा ये बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी, तब संसार में विभिन्न भागों में के समय में मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता। धूप घड़ी, जल घड़ी, धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण है। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं चाल मापना। समय तथा दूरियां कैसे माप सकते हैं, ये सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। आइए पर्स के अनुदिश गतिमान गेंद की चाल ज्ञात करें। जैसे एक गतिमान गेंद की जो है वो चाल हम लोगों को ज्ञात करनी है। जैसे ये कोई एक गेंद को जो है लुढ़का रहा है, और इस लुढ़काने के बाद जो है हम लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार से ये चौक के पाउडर पे, अब ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो, चौक के चूर्ण अथवा चूने के फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समान समय नोट
कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है? जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराइए तथा सभी मापों को सारणी 9.3 में लिखिए। ये बोल रहा है कि भाई एक हम लोगों को क्या एक रेखा खींचनी है और रेखा के दौरान हम लोगों को जो है एक गेंद को लुढ़काना है। अब ये जो गेंद है, ये गेंद विराम अवस्था में आने में कितना समय लेती है, ये हम लोगों को बारी बारी से लिखना है। ठीक है। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र को की चाल से कर सकते हैं? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति हावर में दी गई है। यहाँ पे 9.4 सारणी दी होगी नीचे। आप स्वयं इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। यहाँ पे दी हुई है। बाज कैसे 320 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सीधी सी बात है, ये बोल रहा है कि 320 तो क्या है, आपकी चाल है किलोमीटर में, और आपके जो किलोमीटर प्रति हावर है, इसको इसने क्या किया, जैसे आपके 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और सेकंड में जैसे हावर है बटे हुआ में, तो हावर आपके 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे को इसने 2 बार लिख दिया, यानी 60 मिनट इसने 2 बार लिख दिया। तो इसको हम लोग आसानी से इसका उपयोग करके जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो, जैसे ये इसने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब अपने पास कितने यहाँ पे 10 बचे, यहाँ पे कितने बचे? 320। यहाँ पे कितने बचे? 36। तो 36 को जो है वो सबसे पहले हम लोग काटने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे काटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 36 बटे हुए 320 गुणा 10। ठीक है, मेरा तो काटने का यही हिसाब रहता है। तो अगर मुझे काटना है तो मैं ऐसे काट सकता हूँ कि 2 पंजे में 10, और यहाँ पे कितने 100, आपके 18 दूनी 36। ठीक है, तो 18 बार में ये कटेंगे। अब इसको काटना है तो आपको जो है वो 9 से नहीं, आप लोग किस 2 से ही काट सकते हैं। तो 2 से हम लोग इसको अगर काटें तो कैसे काट सकते हैं? 18 एकम 18, 18 दूनी 36 होता है। लेकिन 9 दूनी कितना होता है? 18। और 16 दूनी कितने होते हैं? 32। तो 160 60 में गया। और यहाँ पे कितने बचे? 9। तो 9 से काटा ना अपन ने 2 से, तो यहाँ पे 9 बचे अपने पास। तो यहाँ पे 160 है। तो 160 कैसे कटेगा आप बताओ? अब काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? 3 का। लेकिन 3 से कटेंगे नहीं, तो 100 अपन इसको क्या कर लेंगे? भाग दे के ही निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है ना। अब जैसे इसका निकालना है अपन को, तो यहाँ पे 112 लिख दिया अपन ने, फिर इसमें 1000, और यहाँ पे कितने 60 गुणा 60 लिख दिए। ठीक है, फिर इसको 2 जीरो से क्या 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 112 को अगर इसको काटना है तो आप लोग इसको काट पीट करके जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है ना। आपको केवल चाल को समय से गुणा करना है। इस प्रकार चली गई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चली गई दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ठीक है, आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। यानी कि कोई वस्तु अगर कितने समय अगर अपन को निकालना है, तो दूरी बटा हम लोग चाल कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर भी मीटर देखे जा सकते हैं। किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि इसमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर
किलोमीटर प्रति हावर लिखा है, इसे चाल मापी या स्पायरो क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं, सॉरी। ठीक है, इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति हावर में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, इसको पथ मापी या ओडोमीटर करते हैं। यानी दो मीटर होते हैं, जो एक तो क्या निकालता है, एक तो दूरी निकालता है, दूरी निकालने वाले को क्या कहेंगे, ओडोमीटर। और स्पीड जो ज्ञात कर रहा है किलोमीटर प्रति आवर में, उसे क्या कहेंगे, स्पीडोमीटर। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस में के पथमापी का पाठ्यांक अपनी बुक में नोट करेगी। उसके बाद उसने ये पाठ्यांक कुछ नोट किया। ठीक है ना। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। भाई इसने यहाँ से स्टार्ट किया। इसने जब स्टार्ट किया समय हो रहा था 8, और प्रथम जो है पाठ्यांक यानी कि पहले बस चली हुई थी 3600, कितने, 36,540 किलोमीटर। आरंभिक दूरी 0। जैसे 8:30 बजे, 8:30 बजे तो ये दूरी हो गई थी 36,560, यानी कि यहाँ 20 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई। फिर यहाँ 20 किलोमीटर की, फिर यहाँ पे 20 किलोमीटर की, फिर यहाँ 20 किलोमीटर की। तो ये बता रहा है कि कितने टाइम में जो है हम लोग वहाँ पहुँचे। तो 80 किलोमीटर टोटल हम लोग कितने घंटे में पहुँचे। यहाँ से आपके आधा घंटा ये हो गया, यहाँ से आधा घंटा ये हो गया, यहाँ से आधा घंटा ये हो गया, और यहाँ से आधा घंटा ये, यानी कि 9 से 9:30 आधा घंटा, 8:30 से 9:30 आधा घंटा, और 9 से 9:30 भी आधा घंटा। तो यानी कि हम लोग 8 बजे निकले थे और 10 बजे पहुंचे, तो 2 घंटे हम लोगों को टोटल लगे। ठीक है, तो 2 घंटे में अपने लोगों ने 80 किलोमीटर की दूरी तय की। दूरी समय ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 9.8 में दर्शाए गए ग्राफ के अनुसार ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफ के निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र होता है। ये क्या है, पाई चित्र। ये तो आपके पाई चित्र है। ये आपके कौन सा ग्राफ है, स्तंभ ग्राफ है। ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ है, ये आपके सामान्य जो ग्राफ होता है वो है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रूप रेखा ग्राफ बोलते हैं इसको। ये एक रेखा ग्राफ है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें। एक ग्राफ पेपर लेना है। चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखा खींचनी है। ठीक है, दो रेखा इसके एक दूसरे के लंबवत खींचनी है। कैसे, ये सर, यहाँ पे एक रेखा एक्स है और एक रेखा वाई है। यहाँ पे दो रेखा इन्होंने खींची है। ठीक है, ये खींचने के बाद इस पे जो है एक्स डैश और ओ एक्स अंकित कीजिए। इसे एक्स एक्स कहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई वाई ओ या फिर क्या कहेंगे वाई डैश, ठीक है, अंकित कीजिए। इसे वाई एक्स कहते हैं। एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश का प्रतिच्छेद बिंदु मूल रूप से क्या कहलाता है, ओ कहलाता है। ठीक है, शून्य भी बोल सकते हैं, ओ भी बोल सकते हैं। जिन्हें दो राशियों के बीच ग्राफ अंकित करना है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम एक्स अक्ष पर धनात्मक मानों को और ओ अक्ष पर किसे ओ अक्ष के अनुदिश लिखते हैं। इसी प्रकार वाई एक्स पर धनात्मक मानों को ओ वाई के अनुदिश दर्शाते हैं। इस माप में केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम 9.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करते हैं। तो इसमें कहाँ, ये देखो, जैसे यहाँ पे ये वाला जो अक्ष है इसको अक्ष अक्ष वाई एक्स कहेंगे, और इसको कौन सा अक्ष एक्स कहेंगे, और ये जो मूल बिंदु है इसे ओ कहेंगे। ठीक है, तो जो छाया ये जो इधर का भाग है वाई एक्स वाला, ये इधर का भाग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। वाई एक्स वाला भाग जो है उसको ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है, तो अक्ष अक्ष में क्या धनात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये y और x के बीच में हम लोगों को ग्राफ बनाना। जैसे मैंने यहाँ पे कोई समय लिख दिया, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने चाल लिख दी, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ग्राफ बनेगा, तो प्लस में है। ठीक है, और इधर बनाना होता तो ये नेगेटिव में होगा। समझ गए।
बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े 9.6 में दर्शाए गए हैं। जैसे ये कुछ आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के अनुसार जो है वो ग्राफ बना सकते हैं, वो आप लोग बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से बना सकते हैं, दो अक्षों को निरूपित करने के लिए लंबवत दो रेखा खींचनी है, जैसे 9.11 में है, और ओ अक्ष तथा ओ वाई अंकित करना है। इस पे क्या लिखना है, ओ अक्ष, यहाँ से ओ अक्ष और ओ वाई। ठीक है, यह निश्चित करना है कि एक्स अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा वाई अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है। एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश हम लोग दूरी दर्शाना है। तो यहाँ पे जो वाई अक्ष है, इस यहाँ पे हम लोग दूरी लिख देंगे और यहाँ पे क्या समय लिखा हुआ ही है। तो ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनना है तथा समय के निरूपित के लिए कोई अन्य पैमाना चुनना है। ठीक है, कार की गति के लिए ये पैमाना हो सकता है, जैसे 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दूरी का बना सकते हैं। ठीक है, चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित करना है और कार के गति के लिए समय को अक्ष अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा, जैसे समय यहाँ पे 1 मिनट लिख दिया, 2 मिनट लिख दिया, और इधर हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस प्रकार से, या फिर 1 आवर या फिर 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, समय को अक्ष अक्ष पर मूल अंकित करना है, जैसे यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है, जैसे 1 मिनट में कितनी दूरी तय की इसने, 1 किलोमीटर, 2 मिनट में कितनी, 2 किलोमीटर, 3 मिनट में कितनी, 3 किलोमीटर। तो हम लोग इस प्रकार से माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटीमीटर वाला जो ऑप्शन है, इसमें एक ऐसा कुछ आता है, सेंटीमीटर वाला आता है। तो 1 मिनट को हम लोग 1 सेंटीमीटर, जैसे ये है, तो 1 मिनट बराबर हम लोग 1 सेंटीमीटर लिखेंगे और 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। समझ रहे, तो यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ तक अगर 1 सेंटीमीटर होता है तो यहाँ 1 किलोमीटर लिखेंगे और यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको दूरी तथा समय ग्राफों के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर द्वारा निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करने हैं, जैसे यहाँ पे अंकित कर रखे हैं। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे हम लोगों ने समय लिखा 1 मिनट, और 1 मिनट में कितनी दूरी की, 1 किलोमीटर दूरी की तय की। तो यहाँ से यहाँ हम लोगों ने एक बिंदु बना दिया, और एक बिंदु में मतलब कि 1 मिनट में ये 1 किलोमीटर कर रहा है और अगले 2 मिनट में ये 2 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया है। तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है। क्रम संख्या 1 के परीक्षणों में दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी क्या है, शून्य है। मानो कि इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु का जो पाठ्यांक है वो क्या आया, शून्य। तो 1 मिनट के पश्चात कार के 1 किलोमीटर दूरी 1 मिनट के पश्चात कार ने क्या 1 किलोमीटर दूरी तय की, और मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए एक्स अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखना है, और इस बिंदु पर वाई अक्ष के समानांतर रेखा खींचनी है, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर खींची, और इसके पश्चात वाई अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु में एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचना, जैसे यहाँ पे खींच रखा है इसने ऑलरेडी। ठीक है ना, ये वाली जो रेखा है, 1 मिनट, जैसे ये वाली जो रेखा है वो इसने खींच रखी है। तो इसने इस प्रकार से खींची, और फिर यहाँ से समानांतर हमारे पास जो है इसकी क्या आ जाएगा, किस प्रकार से चल रहा है वो उसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ग्राफ पर इन मानों को समुच्चय को निरूपित करना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि 1 किलोमीटर 1 मिनट पर 1 मिनट कोमा 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अपन जब 2 मिनट के 2 किलोमीटर बनाएंगे कि 2 मिनट में 2 किलोमीटर गई, तो उसके लिए हम लोग मान यहाँ लिख देंगे। जहाँ हम लोग 3 के बारे में करेंगे तो 3 के लिए हम लोग जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और दोनों पे निरूपित होनी चाहिए। ठीक है, यही होता है। ये पूरी तरह से आप लोग समझ चुके हो। 9.12 में विभिन्न समयों पर कार की स्थिति के सभी बिंदुओं को समूचे ग्राफ पर दर्शाया गया है। 9.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। ये कार की गति का क्या है, दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल, यानी अगर सरल रेखा है
तो वो क्या है, नियत चाल से गति कर रही है लगातार उसी समय पर। जैसे यहाँ पे 1 मिनट में 1 किलोमीटर पहुंची, तो अगले 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर ही वो चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हो जाता कि वो अगले 2 मिनट में यहाँ पे 1.5 किलोमीटर चलती, तो हम ये कह सकते थे कि यहाँ पे इसकी जो दूरी है वो इसकी जो चाल है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता है जितना 9.12 अथवा 9.13 में दर्शाया गया है। हम एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है, यानी दो भिन्न भिन्न पैमाने भी हम लोग ले सकते हैं अलग अलग जगह। जैसे फिर बस की गति पर विचार करते हैं, जिसके द्वारा पहेली व उसके मित्र पिकनिक पर गए हैं। 1 मिनट के लिए। बस द्वारा तय की गई दूरी पर लिया गया समय 9.5 में दर्शाए गए हैं। बस द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी जो है 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाना शून्य का निश्चय करें तो 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा। अब 80 किलोमीटर जब निकालने हैं ना, तो इस पे संभव नहीं हो पा रहा है। तो जिस जो कागज की सीट पर संभव नहीं है, तो इसके विपरीत 10 किलोमीटर बराबर 1 सेमी हम लोग लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को सिर्फ 8 ही पैमाने खींचने पड़ेंगे, यानी 8 सेंटीमीटर लंबाई का अक्ष की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे मैं 80 सेंटीमीटर कहाँ खींचूंगा, अब एक एक पेपर पे तो ये तो संभव है ही नहीं ना, ठीक है। ये पैमाना काफी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए होता है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों को बीच का अंतर भी ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो, तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचा है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए ग्राफ आपको 25 सेंटीमीटर आमाप का एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ऊपर दिए गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 9.5 के आंकड़ों को समायोजित करने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। जैसे 5 किलोमीटर का हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर, और 6 मिनट का जो है वो एक सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो यानी कि 6 मिनट में इसने कितनी दूरी की, 5 किलोमीटर तय दूरी की, तो ये भी हम लोग मान सकते हैं। क्या अब देखो, यहाँ पे देखो 8:30 बजे जो है, 8:30 बजे वो कितने किलोमीटर चली गई थी, 20 किलोमीटर। फिर अगले 9 बजे यहाँ पे कितनी, 40 किलोमीटर चली गई थी। तो हम इस प्रकार से भी एक पैमाना बना सकते हैं। क्या आप अब बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ 9.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि समय सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 9.5 में केवल हम लोग कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही मिलते हैं, बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम लोग समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। भले ग्राफ काम में क्या आता है, तो ग्राफ काम में आता है कि मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि हाँ वो 9 बज रहे थे ना, तब वो 40 किलोमीटर पे थी। मैं ये बता सकता हूँ कि वे 9:30 बज रहे थे ना, तब 9:30 बज रहे थे ना सब, तब ये 60 जो है किलोमीटर गई। और मैं ये भी इसमें बता सकता हूँ कि 9 से 9:30 के बीच ये कितने किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर चली। अब अगर यहाँ पे कोई 10 किलोमीटर चली होती तो मैं 10 किलोमीटर भी बता सकता था, अगर ये 70 पे होता तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को देख के ये चीजें बता सकते हैं। हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक्स अक्ष पर उस समय 8:15 के संगत बिंदु अंकित करते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है। जब अब हम बिंदु ए पर एक्स अक्ष के लंबवत अथवा वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु टी पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उसी बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक रेखा खींची और जहाँ पे काट रही है वहां पे हम लोगों ने क्या किया, जो टी बिंदु है, टी यानी आपके जो टी बिंदु है उस पे हम लोगों ने क्या खींचा, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचा, और यह वाई अक्ष को बिंदु बी पर काटती है। वाई अक्ष पर बिंदु बी के संगत दूरी ओ बी हमें 8:15 AM पर
बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर में कितनी दूरी है आप ये 9:45 पर बता सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे ये देखो, जैसे मान लो कि ये ए है और ए यहाँ से इसके बीच की दूरी है 8:15 पर। जैसे मान लो हम लोगों को समय नोट करना है, तो 8:15 पर हम ये कह सकते हैं कि ये 10 किलोमीटर गई थी, क्योंकि ये 30 मिनट में कितने किलोमीटर चल रही है, आपके 20 किलोमीटर चल रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 मिनट में ये कितने किलोमीटर चलेगी, 10 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। तो आज की आपकी क्लास लगभग यहाँ पे जो है समाप्त होती है। आपने क्या सीखा वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल का यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने के लिए गए समय में विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक क्या है, मीटर मीटर प्रति सेकंड। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में किया जाता है, और ये किसने बनाया था, गैलीलियो ने। ठीक है। वस्तुओं की गति उनकी दूरी वस्तुओं की गति और उनकी दूरी जो है दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल में गति करने वाली वस्तुओं को दूरी समय ग्राफ द्वारा एक सरल रेखा होती है। तो हम लोग लगभग जो है पूरी की पूरी क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस प्रकार से दूरी और समय आपस में एक दूसरे के करीब रहते हैं, किस प्रकार से क्या जो है दूरी और समय क्या होता है, दूरी समय ग्राफ क्या होता है, चाल क्या होती है, ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। गति के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। अगले चैप्टर में कुछ और चीज़ें हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन, जय श्री राम।